वेलकम टू डीयू वाला। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ फ्रीडम और मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरुआत करते हैं मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की। ओके, लेट्स बिगिन। सो वेट ए सेकेंड। सबसे पहली चीज जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो व्हाट इज मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? लेट मी चेंज द कलर, वेट अ सेकेंड। हाँ, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, ये लिखा, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। मतलब ये जैसे मार्क्सिस्ट का जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम जो है ना, वो जो लिबरल व्यू है उससे बहुत डिफरेंट है। लिबरल व्यू कैसा है? इंडिविजुअलिस्टिक है, वो इंडिविजुअल को सोवरेन रखता है, नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर एम्फेसाइज करता है। कौन सा? लिबरल व्यू। वो क्या कहता है? इंडिविजुअल अपने ऊपर सोवरेन होना चाहिए, जैसे का जेएस मिल ने कहा है। ठीक, तो वो होता है लिबरल व्यू कि इंडिविजुअल अपने आप सोवरेन, अपने ऊपर सोवरेन है, और इंडिविजुअल जो है वो अपने आप, मतलब इंडिविजुअल इज सोवरेन, ही विल डिसाइड फॉर हिज फेट, हिज राइट्स एंड हिज फ्यूचर, हिज पर्सनल हार्म्स एंड लॉसेस। तो वो उसके लिए इंडिविजुअल अपना रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद डिसाइड करेगा, उसमें किसी का कोई से नहीं है, ना सोसाइटी का, ना मतलब किसी कम्युनिटी का, और ना स्टेट का। ठीक, तो ये लिबरल व्यू था। और जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम है इज क्वाइट डिफरेंट, वो इससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम है, या मार्क्स ने जैसे फ्रीडम को डिफाइन करा है, वो कहते हैं फ्रीडम इज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल फॉर इट्स ओन सेक। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल फॉर इट्स ओन सेक, मतलब, और दूसरी चीज, मतलब ये तो उन्होंने किस तरीके से फ्रीडम को वो कंसिडर करते हैं एज ए मोरल वैल्यू और एज ए फिलोसॉफिकली उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल फॉर इट्स ओन सेक। और वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है ना, उन्होंने फ्रीडम को डिफाइन करा है एज ए सेंस ऑफ ह्यूमन एंटिटी। अगर कोई भी ह्यूमन क्रिएचर है, मतलब ह्यूमन है, अगर मतलब एक तो एनिमल क्रिएचर हो गया और एक ह्यूमन क्रिएचर, अगर कोई एक एनिमल है और एक ह्यूमन है, तो उनमें डिफरेंस क्या है? तो वो ह्यूमन एसेंस है जो उनके बीच का डिफरेंस है। वो ह्यूमन एसेंस क्या है कि ह्यूमन के पास एक एबिलिटी है, वो एबिलिटी है कहते हैं सोशल इंटरेक्शन की, एक्सप्लोरेशन की एंड सोशल रिलेशनशिप्स की। तो वो कहते हैं कि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम है सोशल एक्सप्लोरेशन, सोशल इंटरेक्शंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स। इसे उन्होंने फ्रीडम बोला है। और वो कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल ये तीनों चीज़ों से सब्सक्राइब नहीं करता है, जो सोशल इंटरेक्शंस हुई, सोशल एक्सप्लोरेशंस हुई या सोशल रिलेशनशिप्स हुई, वो क्या कहते हैं, वो फिर एक्सप्लॉइट हो जाता है, वो अनफ्री हो जाता है और फिर वो ऑप्रेस्ड हो जाता है। कैसे होता है? तो ये देखो, समझो। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट में भी ये एग्जाम्पल समझा रहे, फिर अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ये ले लो, जैसे जो मार्क्स का टाइम था, मतलब बॉर्जुआ सोसाइटी थी, तो उसमें कैपिटलिस्ट स्टेट्स में क्या होता था कि एक तो बॉर्जुआ क्लास होती थी, प्रोलेटेरियन क्लास होती थी, लेबर क्लास होती थी। तो जो लेबर क्लास होती थी वो अपने प्रोसेस ऑफ लेबर से भी एलियनेटेड होती थी। ठीक, और क्या कहते हैं, सोसाइटी से भी एलियनेटेड होती थी। तो अब प्रोसेस ऑफ लेबर से उसे एलियनेट कर दिया गया, तो वो ऑप्रेस्ड क्लास थी। लेबर क्लास जो थी वो ऑप्रेस्ड थी। ऑप्रेस्ड क्यों थी? इसलिए थी, मार्क्स कहते हैं, क्योंकि उसे एलियनेट कर दिया गया था फ्रॉम इट्स प्रोसेस ऑफ लेबर। प्रोसेस ऑफ लेबर क्या है? प्रोसेस ऑफ लेबर ये कहती है कि अगर कहीं पे लेबर जाएगा तो वहां से आउटपुट भी आएगा, कहीं इनपुट गया तो आउटपुट आएगा। तो जहां लेबर जाता है वहां प्रोसेस ऑफ लेबर में जब प्रॉफिट आता है, स्टार्टिंग जो लेबर वाला फेज होता है वहां पे उन्हें इस्तेमाल करके उनसे लेबर करा लिया जाता है, पर जब उसका आउटपुट आता है प्रॉफिट, तो उससे उन्हें एलियनेट कर दिया जाता है। तो ये एलियनेशन की वजह से उनको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेड थे, वो ऑप्रेस्ड थे और वो डाउन ट्रॉडन थे। तो जो मार्क्स है वो यही कहते हैं कि जो उनका, जैसे मार्क्स ने कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ एलियनेशन दी है, जब आप मार्क्सिज्म पढ़ोगे तो उसमें आएगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ एलियनेशन है ये क्या है? यही, इसमें मार्क्स यही कहते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शंस नहीं रखता है, सोशल एक्सप्लोरेशंस नहीं करता है, सोशल रिलेशनशिप्स नहीं रखता है, तो वो अपने आप मतलब वो अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे खुद वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा, डाउन ट्रॉडन हो जाएगा, ऑप्रेस्ड हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि फ्रीडम क्या है? फ्रीडम है सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्सप्लोरेशन एंड सोशल रिलेशनशिप्स ही अपने आप में फ्रीडम है। और इस कॉन्सेप्शन से मतलब आप जब तक सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक आप फ्रीडम को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग योर फ्रीडम। और फ्रीडम जब तक एक्सरसाइज नहीं होगा तब तक उसे कह नहीं सकते कि आपके पास फ्रीडम है। फ्रीडम आपको तभी मिलेगा जब आप उसे एक्सरसाइज करोगे। मतलब आप फ्रीडम एक्सरसाइज कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास फ्रीडम है। और अगर आप नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अनफ्री हो। ठीक, जो कि अभी हमने पहले बर्लिन ने भी बोला था कि दैट वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट लैक ऑफ फ्रीडम इन कंडीशंस व्हिच आर मेकिंग इट impossible or difficult to exercise our freedom or liberty.
तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। तो उनने क्या बोला है कि फ्रीडम मेनली क्या है, सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल एक्सप्लोरेशंस। ठीक, ये उस तरीके से उन्होंने फ्रीडम को डिफाइन करा। वो कहते हैं कि फ्रीडम तभी यूटिलाइज करा जा सकता है जब आप सोसाइटी में इंटरेक्ट करो, एक्सप्लोर करो और रिलेशनशिप सेटअप करो। और इस कॉन्सेप्ट जो इनका व्यू है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इवन रॉबिन्सन क्रूसो था, जिसे रॉबिन्सन क्रूसो हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि एक कहते हैं रॉबिन्सन क्रूसो बोट से मतलब सी में खो जाते हैं, फिर एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। उस आइलैंड पे वो मतलब आइलैंड पे वो अकेले होते हैं। तो अब यहाँ ही तक जानना जरूरी है कि वो आइलैंड पे अकेले होते हैं। अब वो आइलैंड पे अकेले हैं, लिबरल व्यू में देखा जाए तो वो आइलैंड पे अकेला है, उसे कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है, उसके पास फुल लिबर्टी है, तो उसके पास फुल फ्रीडम है, ये लिबरल्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक अकलौता इंडिविजुअल है, उसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो फुल लिबर्टी है उसके पास। ठीक, नो वन इज देयर टू इंटरवीन हिम, नाइदर देयर इज स्टेट नॉर देयर इज सोसाइटी टू इंटरवीन हिम और इंटरप्ट हिम। ठीक, तो ये लिबरल व्यू कहते हैं कि वो फुली क्या कहते हैं फ्री है। पर जो सोशलिस्ट व्यू और कम्युनिस्ट व्यू, जो मार्क्स का व्यू होगा, वो ये कहेगा कि वहां पे सोसाइटी नहीं, जब तुम सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे तो वो फ्रीडम नहीं है, इट इज नॉट फ्रीडम, यू आर अनफ्री। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो भी अनफ्री है। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो एलियनेट कर दिया गया है सोसाइटी से। अब वो खुद को अपने आप एलियनेट करे या सोसाइटी ने उसको एलियनेट करे, जहाँ पे भी एलियनेशन होगी वहां पे एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और डाउन ट्रोडन होगा, और एलियनेशन की वजह से जो पर्सन होगा, जो इंडिविजुअल होगा, वो अनफ्री हो जाएगा। ठीक, तो ये इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या था। इन्होंने, आप कह सकते हो कि इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, बर्लिन वाली नहीं, एक्चुअल में जो पॉजिटिव फ्रीडम होता है वो, उसे इन्होंने स्ट्रेंथन करा है, उसी के ऊपर इन्होंने अपनी अप्रोच रखी है, उसको जस्टिफाई करा है। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स आते हैं, और इस चीज को डिस्क्राइब करेंगे। और फॉर नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया कि मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक व्यू। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थिंकर्स, अब ये पॉइंट्स पढ़ते हैं कि मार्क्सिस्ट थिंकर्स की क्या अप्रोच थी फ्रीडम लिबर्टी को लेकर। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थिंकर, वेलफेयर पॉलिसीज माइट लेसन द मिजरी ऑफ द मासेस बट दे डोंट चेंज द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो वेलफेयर पॉलिसीज किस में आती हैं? पॉजिटिव लिबर्टी में आती हैं, पॉजिटिव फ्रीडम में आती हैं। तो मार्क्सिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि पॉजिटिव फ्रीडम की एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की जो उनकी जिद थी, उस जिद को भी वो अपनी जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं कि वेलफेयर पॉलिसीज माइट लेसन द मिजरी ऑफ द मासेस। मासेस में कौन होते थे? लेबर होते थे, प्लोरिटेरियन क्लास होती थी। तो वो कहते हैं कि वेलफेयर पॉलिसीज जो है, वो जो प्लोरिटेरियन क्लास है, जो लेबर्स है, जो मास में, उनकी मिसरी, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उनका पेन है, उसे कम तो जरूर कर सकती है, बट इससे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है उसका कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होता, कैपिटलिज्म का कैरेक्टर चेंज नहीं होता। कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करती रहेगी और वेलफेयर पॉलिसी से तुम बार बार उनके पेन को कम करते रहोगे। तो ये मतलब ऐसा हुआ कि तुम बार बार आग में पानी डालोगे और कोई आग में घी डालता रहेगा। तो जब तुम्हें आग बुझानी है तो पहले तुम्हें जो घी डाल रहा है आग में या पेट्रोल डाल रहा है उसे रोकना पड़ेगा, जो ईंधन दे रहा है आग को उसे रोको, उसके बाद आग बुझाओ। तो वही उनका कहना था कि वेलफेयर पॉलिसीज माइट लेसन द मिजरी ऑफ द मासेस बट दे डोंट चेंज द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर और कैरेक्टर ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक, तो ये उनका पहला पॉइंट था। किसका? मार्क्सिस्ट थिंकर्स जो थे उनका पहला पॉइंट कि वेलफेयर पॉलिसीज माइट लेसन द मिजरी ऑफ द मासेस बट दे डोंट चेंज द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ कैपिटलिज्म। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल ओन्ड बाय सोसाइटी एज ए होल, दैट इज स्टेट। अब ये क्या कहते हैं समझो, पहले एक बार पूरा रीड कर रहे हैं फिर समझा रहे हैं। सोसाइटी एज ए होल, दैट इज स्टेट, बट इंस्टीड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट पॉसिबल अमॉन्ग्स्ट पीपल एज ए होल। अब एक बार फिर से रीड कर रहे हो, समझो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने उसे कैच कर लिया समझो पॉइंट क्लियर। फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल ओन्ड बाय सोसाइटी एज ए होल। ये क्या? ये है सोशलिस्ट व्यू। वेट अ सेकेंड, ये है सोशलिस्ट व्यू। ठीक, तो फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल, फ्रीडम तब पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फ्रीडम तभी पॉसिबल नहीं है कि व्हेन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल ओन्ड बाय सोसाइटी एज ए होल, दैट इज स्टेट, और
दूसरा बट इंस्टीड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट पॉसिबल अमंगस्ट पीपल एज ए होल। ये है कम्युनिस्ट व्यू जो मार्क्स का है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, पहले में थिंकर्स कहते हैं कि फ्रीडम हम तब रियलाइज नहीं कर सकते जब क्या कहते हैं जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हें सोसाइटी मिलकर ओन करे एज स्टेट। मतलब जो सोशलिज्म में प्रिंसिपल आया था, सोशलिज्म क्या कहती थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका जो ओनर हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कुछ लिमिट तक क्या कहते हैं अबॉलिश करा जाएगा, कुछ लिमिट्स लगाई जाएंगे उस पर, पहला। और दूसरा जो मोस्ट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उसके जो ओनर होंगे वो स्टेट होगी, स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करेगी, ना कि कोई इंडिविजुअल ओन करेगा। तो ये सोशलिज्म में सोशलिस्ट व्यू था, सोशलिज्म का प्रिंसिपल था। पर कम्युनिज्म में जो मार्क्स की थ्योरी है उसमें मार्क्स कहते हैं कि फ्रीडम तभी रियलाइज हो सकता है सोसाइटी में जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं, तभी फ्रीडम को हम क्या कर सकते हैं, मतलब रियलाइज कर सकते हैं सोसाइटी में। तो क्या बोला इस पॉइंट में? उन्होंने बोला कि फ्रीडम तब पॉसिबल नहीं होता है सोसाइटी में जब क्या कहते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे स्टेट ओन करे, बल्कि तब पॉसिबल होता है जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल्स के बीच में इक्वली बांटा जा सके। उससे क्या होगा इक्वली बांटे जाने से? देखो जब स्टेट क्या कहते हैं ओन करता है, तो स्टेट ओन करता है, चलो मान लेते हैं कंडीशंस, स्टेट सबके वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक, पर सबको इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, ठीक। और सबको जब इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब ये जो कम्युनिस्ट व्यू है जो कि कहते हैं मार्क्स का व्यू है, उसमें क्या है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो एक तो ये तो दोनों लोगों में कॉमन है कि मतलब सोशल इंटरेक्शन एक्सप्लोरेशन और रिलेशनशिप्स जरूरी हैं, ये दोनों में कॉमन है, सोशलिस्ट व्यू में भी कम्युनिस्ट व्यू में भी। सोशलिस्ट व्यू ये कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसे अबॉलिश करने की जगह स्टेट ओन करेगा, पर कम्युनिस्ट व्यू कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हम अबॉलिश करेंगे और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंडिविजुअल्स के बीच में, जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है, सिटीजन्स है उनके बीच में, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएगी और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एक अच्छा खासा इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाएगा। तो जो इकोनॉमिक रेस होती है जिसकी वजह से जो ह्यूमन होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना ह्यूमन एसेंस खो देते हैं, वो उसको क्या कहते हैं हम ओवरकम कर पाएंगे। वो मतलब ये आप अब पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा कि इकोनॉमिक रेस की वजह से ह्यूमन जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना ह्यूमन एसेंस खो देते हैं। मतलब ह्यूमन एसेंस क्या है? सोशल इंटरेक्शन जो होते हैं, ह्यूमन की एक सोशल नेचर होता है, वो उसका ह्यूमन एसेंस होता है। उसके बिना अगर एक ह्यूमन से उसका सोशल नेचर हटा दो तो एक एनिमल और एक ह्यूमन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। तो ह्यूमन एसेंस क्या है? जो एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है उसका सोशल नेचर है। तो ये इकोनॉमिक रेस जो होती है वो जो ह्यूमन इंडिविजुअल का जो ह्यूमन एसेंस होता है उससे छीन लेती है, उसे एक मेयर एनिमल बना देती है, एनिमल कमोडिटी बना देती है। तो ये क्या कहते हैं मार्क्स का ये कम्युनिस्ट फिलोसोफर्स थे उनका व्यू था कि फ्रीडम तब आता है सोसाइटी में जब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करके पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए। और जो क्या कहते हैं सोशलिस्ट व्यू है उनका कहना होता था फ्रीडम तब आता है जब क्या कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट ओन करे। तो सोशलिस्ट व्यू को डिनाई करते हैं मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स और अपना कम्युनिस्ट व्यू प्रपोज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब लिबरल डेमोक्रेट्स बिलीव्ड इन हैविंग लॉट ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, लिबरल डेमोक्रेट्स बिलीव्ड इन हैविंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। अब जो लिबरल डेमोक्रेट्स थे, ठीक, वो बिलीव करते थे इन हैविंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। लिबरल्स जिन्होंने नेगेटिव लिबर्टी की बेसिस दी है, तो उनका कहना था कि लिबरल डेमोक्रेट्स नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर्स मानते हैं इन हैविंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक। वेयर एज मार्क्सिस्ट बिलीव दैट, जो मार्क्सिस्ट सपोर्टर हैं उनका क्या कहना है? मार्क्सिस्ट बिलीव्स दैट abolition of private property was necessary to ensure freedom and equality of opportunity। अब लिबरल सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो मतलब जरूरी है, वो उनके लिए है, इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत जरूरी है, उस पर स्ट्रेस करते हैं। कौन? लिबरल सपोर्टर्स, ठीक। और जो मार्क्सिस्ट हैं उनका कहना है कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नेसेसरी टू इंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखो ये दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि क्या डिफरेंस है लिबरल व्यू में एंड मार्क्सिस्ट व्यू में। लिबरल व्यू कहता है कि इकोनॉमिक फ्रीडम होना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू रियलाइज फ्रीडम, ठीक। और दूसरी जगह मार्क्स कहते हैं कि
प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन होना। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब ये इकोनॉमिक फ्रीडम को ही क्लैश कर, मतलब चैलेंज कर रहे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम आपके पास यही होता है कि आप अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हो, ठीक। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नेसेसरी टू एंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम के अगेंस्ट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम का ऐसे नहीं कि मतलब इनका ये नहीं कि इकोनॉमिक फ्रीडम के अगेंस्ट जा रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। आप कहोगे सब दोनों में अंतर क्या, तो देखो दोनों में अंतर ये है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी में मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू वो कह रहे हैं कि जो अनइवन इकोनॉमिक फ्रीडम है लोगों के पास, किसी के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज वगैरह ओन कर रहे हैं जो लोग, ठीक। तो वो हो गए प्राइवेट प्रॉपर्टीज को ओनर, और एक जो डाउन ट्रॉडन है लेबर क्लास है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम दोनों को मिलनी चाहिए, पर कोई एक ही उनका फायदा उठा पा रहा है, और जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी एक बार आ गई, जिसके पास फैक्ट्रीज या कहते हैं इंडस्ट्रीज आ गई हैं, उसकी अब जनरेशंस कभी भी डाउन ट्रॉडन नहीं होंगी। वो विद टाइम रिच एंड मोर रिचर होता चला जाएगा। मतलब वो अब उसका वो टाइम के साथ रिच होगा, और जो लेबर है वो टाइम के साथ और पुअर होते रहेंगे, ठीक। तो जैसे आज के टाइम पे कहावत है कि आज का जो इन्वायरमेंट है लिबरल इंडिया, मतलब ग्लोबलाइजेशन हो रही है और कहते हैं लिबरल गवर्नमेंट्स आ रही हैं, तो इसका आज भी कहा जाता है कि इन दिस इन्वायरमेंट रिचेस आर गेटिंग रिचर एंड पुअर्स आर गेटिंग पुअरर, ठीक। तो वही उस टाइम पे भी हो रहा था कि जो रिचेस थे दे आर गेटिंग रिचर एंड पुअर्स आर गेटिंग पुअरर। तो लिबरल डेमोक्रेट्स जो उनका मानना था, जो नेगेटिव लिबर्टी सपोर्टर थे, उनका कहना था कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो होती है वो मस्ट है इन ऑर्डर टू रियलाइज फ्रीडम। वहीं पे मार्क्स कहते हैं कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नेसेसरी टू इंश्योर फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की बात करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लिबरलिज्म को फोर्स करा गया, कैसे लिबरलिज्म को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा गया सोसाइटी में, और फिर उसके क्या ड्रॉबैक्स है, और क्यों जिसकी वजह से मार्क्स और जो एंजल्स हैं वो या जो मार्क्सिस्ट हैं वो लिबरलिज्म के एकदम अगेंस्ट थॉट्स रख के पैदा हुए, मतलब लिबरलिज्म के राइवल्स की तरह पैदा हुए। वो लिबरल कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे। तो वो आओ समझते हैं, ठीक। तो लेट मी चेंज कलर। ड्यूरिंग 18th and 19th centuries, liberal supporters of liberty based their concept of liberty on the alienated individual and personal and religious liberty were demanded. Liberal writers were supporting the capitalist system, and on the other way were given the slogans of liberty, equality and fraternity. तो कहते हैं 18th और 19th सेंचुरी में जो लिबरल सपोर्टर्स थे लिबर्टी के, और उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इस चीज पे बेस करा था। उनकी कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का जो सबसे मतलब फंडामेंटल फीचर था वो था एलियनेटेड इंडिविजुअल। एलियनेटेड इंडिविजुअल का मतलब कि इंडिविजुअल सोवरेन होगा, ही विल डिसाइड फॉर हिज फेट, फ्यूचर, राइट्स, पर्सनल गुड्स एंड हार्म्स, गेन्स। तो अपने लिए वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक। ही विल बी मास्टर ऑफ हिज ओन, ठीक, ना कि कोई और। तो फ्यूडलिज्म का टाइम था, तो फ्यूडलिज्म के टाइम पे क्या होता था, कुछ लोग स्लेव्स होते थे और उनका कुछ मास्टर होता था, ठीक, कोई मास्टर होता था। तो वहाँ वो सिस्टम था स्लेव एंड मास्टर टाइप का। तो उसे ओवरकम करने के लिए उस टाइम पे उन्हें मतलब रिवोल्ट करने के लिए लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस करा गया। लिबरलिज्म का मेन फीचर क्या था, अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को सपोर्ट गेन करने के लिए, कि इंडिविजुअल विल बी द मास्टर ऑफ हिज ओन, कि तुम्हारा कोई और मास्टर नहीं होगा, तुम अपने खुद के मास्टर होगे और तुम अपनी खुद के ह्यूमन जो कहते हैं गोल्स हैं उन्हें परस्यू करोगे, ना कि किसी और की। यू विल बी वर्किंग एज ए मीन्स टू योर ओन एंड्स, ना कि तुम मीन्स की तरह यूज कर जाओगे किसी और के एंड्स के लिए, ठीक। तो ये कहते हैं जो लिबरलिज्म को कैसे इंट्रोड्यूस करा गया था सोसाइटी में, वो है वेस्टर्न सोसाइटी में। तो ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी जो लिबरल सपोर्टर्स थे, दे based their concept of liberty on the alienated individual and personal on alienated individual। एक alienated individual हो गया, पर्सनल एंड रिलीजियस लिबर्टी। पर्सनल एंड रिलीजियस, पर्सनल मतलब वही इंडिविजुअल अपने ऊपर सोवरेन एक पर्सनल स्फेयर उसकी लाइफ का जहाँ पे कोई इंटरवीन ना कर सके। एंड रिलीजियस लिबर्टी मतलब सेकुलरिज्म नहीं, रिलीजियस लिबर्टी मतलब रिलीजन के केस में उनके पास फ्रीडम हो, वहाँ पे उन्हें कोई इंटरवीन ना करने वाला हो, राइट टू चूज एनी रिलीजन, इस टाइप में रिलीजियस लिबर्टी वर डिमांडेड। लिबरल राइटर्स वर सपोर्टिंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। लिबरल राइटर्स उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करा। ऑन द अदर वे गिवन द स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी।
लिबर्टी और इक्वालिटी और फैटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी के स्लोगन देखे उन्होंने कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था उसे सपोर्ट करा। ठीक, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म resulted in a society where oppression, exploitation, unemployment and starvation were dominant and liberty was not available to a vast majority। ठीक, अब वो क्या कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म रियलाइज कर लिया गया सोसाइटी में, डेवलप हो गया, तो डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म रिजल्टेड इन ए सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बनी कैपिटलिज्म की वजह से कि वेयर ऑपरेशन मतलब वही एक्सप्लॉयटेशन रिलेटेड, ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्वेशन वर डोमिनेंट एंड लिबर्टी वाज नॉट एबल टू ए वास्ट मेजॉरिटी। अब वो कहते हैं कि जब कैपिटलिज्म रियलाइज कर ली गई सोसाइटी में, जब सोसाइटी में कैपिटलिज्म को रियलाइज कर लिया गया, तो जो बोला गया था कि ये इंडिविजुअल सोवरेन होगा, उसके पास पर्सनल, प्राइवेट एंड रिलीजियस लिबर्टी होगी। ठीक, तो लिबर्टी तो अब यहाँ पे रही नहीं। लिबर्टी की जगह पे क्या हो गया कि ऑपरेशन होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, स्टार्वेशन, लोग भूखे मर रहे हैं। तो जो एक सपना देखा था लिबरलिज्म को इंट्रोड्यूस करते हुए कि ये वेलफेयर ऑफ द मासेस के लिए मतलब इंट्रोड्यूस करा गया कि जो ह्यूमन है, जैसे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को ले लो, तो उन लोगों ने सोचा कि जो ह्यूमंस होंगे वो अपने लिए खुद डिसाइड करेंगे, जिसकी वजह से उनको ग्रेटेस्ट पॉसिबल हैप्पीनेस मिलेगी टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट पॉसिबल हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे लिबरलिज्म को भी इंट्रोड्यूस करा गया। लिबरलिज्म का ही एक फीचर है। तो लिबरलिज्म उन्होंने सोचा कि जब लोग अपने लिए खुद डिसाइड करेंगे तो उनको ज़्यादा खुशी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये खुशी मिलेगी। ठीक, और जो लिबर्टी होगी वो लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे और हम एक लिबरल सोसाइटी और लिबर्टी को, फ्रीडम को रियलाइज कर पाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। जब डेवलपमेंट हुई कैपिटलिज्म की तो देखा गया जो लोग मतलब वही था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल था लिबरलिज्म। तो जो फिटेस्ट था वो तो सर्वाइव कर गया और बाकियों को उसने एक्सप्लॉइट करा, ऑपरेस करा, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्वेशन जैसी कंडीशंस आ गई सोसाइटी में कि जिसके पास एबिलिटी है वो तो कमा रहा है अंधाधुन, और जिसके पास नहीं है या फिर जिसके नहीं है, इसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। फैमिली बैकग्राउंड होता है, इन्वायरमेंट इन विच यू आर अप्रेस्ड, इस ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो क्या कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे तब अगले नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें अगर आएगा तो बताएंगे। जिसकी वजह से कुछ लोग तो एबल हो गए, कुछ लोग फिट थे वो सर्वाइव कर गए, कुछ लोग अनफिट रहे और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो अनएम्प्लॉयड रहे, उनको स्टार्वेशन की वजह से बहुत से लोग मरे। तो बहुत मतलब सोसाइटी की खराब हालत हो गई, खराब हालत हो गई। उसी के लिए कहते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म रिजल्टेड इन अ सोसाइटी वेयर ऑपरेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्वेशन वर डोमिनेंट एंड लिबर्टी वाज नॉट अवेलेबल टू वास्ट मेजॉरिटी। ठीक, अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई, इसी के लिए मार्क्स एंड एंजल्स क्रिटिसाइज्ड द इनह्यूमैनिटी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। इनह्यूमैनिटी मतलब कि क्रूरता, इनह्यूमन नेचर उनका, कि कैसे लोग इतने सारे मासेस में जो लोग थे उनकी वो मरे, स्टार्वेशन हुई उनको और अनएम्प्लॉयड रहे, जिसकी वजह से एक मैसिव रिवोल्यूशन आया और लोगों ने रिवोल्ट करा वर्किंग क्लास में मिलकर और रिवोल्यूशन करके सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसी जो आइडियोलॉजी हैं उनके बेसिस पे रिवोल्यूशन हुए और सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट या सोशलिस्ट स्टेट्स जो थे वो सेटअप करेगा लाइक यूएसएसआर। ठीक, तो मार्क्स कहते हैं मार्क्स एंड एंजल्स क्रिटिसाइज्ड द इनह्यूमैनिटी ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि कैसे वो कुछ के फेवर में वर्क करता है और कुछ के अगेंस्ट जाता है, जस्ट क्योंकि वो इसी प्रिंसिपल में होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक, एंड गेव ए न्यू मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन टू ह्यूमन एसेंस, पर्पस एंड वैल्यू। एंड उन्होंने फिर एक नई मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दी ऑफ ह्यूमन एसेंस, पर्पस एंड वैल्यू। Marx and Engels criticized the inhumanity of the capitalist system and gave a new materialistic interpretation of human essence and purpose and value। तो उन्होंने जो human essence, purpose and value मतलब human essence को कैसे उन्होंने नई डेफिनेशन दी मार्क्स एंड एंजल्स, उन्होंने उसे सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग की तरह, सोशल ह्यूमन एसेंस क्या है, सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, उस तरीके से उन्हें डिफाइन करके बताया कि एक ह्यूमन सोसाइटी, अगर ह्यूमन को फ्रीडम को रियलाइज करना है तो जो एक ह्यूमन की मस्ट मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बिना ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है या ह्यूमन फिर ह्यूमन नहीं रहेगा, वो है उसका सोशल नेचर। उसके सोशल नेचर को हमें इंटैक्ट रखना पड़ेगा, सोशल नेचर को एक्सरसाइज करवाना होगा सोसाइटी में, तभी जाके हम फ्रीडम को रियलाइज कर सकते हैं। ठीक,
तो उसी से रिलेटेड जो ह्यूमन पर्पस एंड वैल्यूज हैं, मतलब ह्यूमन पर्पस एंड वैल्यू, उसी पे मार्क्सियन ह्यूमनिज्म एक टर्म यूज करा जाता है कि मार्क्स ने फिलोसॉफिकली ह्यूमन को कैसे डिफाइन करा, तो उसे कहते हैं मार्क्सियन ह्यूमनिज्म। क्या है मार्क्सियन ह्यूमनिज्म? मार्क्स फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी और थ्योरी ऑफ मैन, ये लिखा, लॉजी और थ्योरी ऑफ मैन। दूसरा है इसका दूसरा पॉइंट, इसमें उन्होंने कैसे डिफाइन करा कि फ्रीडम एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सेल्फ क्रिएटिवनेस। ठीक, फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ क्रिएटिवनेस एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। इसमें मार्क्स ह्यूमनिज्म में फ्रीडम को ऐसे डिफाइन करा गया। ठीक, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, मतलब ये इंट्रोडक्शन था कि मार्क्स के व्यूज जो हैं वो किस तरीके के हैं और क्यों ऐसे हैं, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी को इतना उन्होंने क्यों सपोर्ट करा, नेगेटिव लिबर्टी कितने अगेंस्ट क्यों है, लिबरलिज्म कितने अगेंस्ट क्यों है, वाई अगेंस्ट कैपिटलिज्म। ठीक, और जो उनका सोशल नेचर को उन्होंने एम्फेसिस करा है वो क्यों करा है, तो ये उसके ऊपर था। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं मार्क्स, मतलब अभी तक तो हमने उनका बेसिक एक ऑल ओवर ओरिएंटेशन टाइप की देख ली कि उसमें वो क्या क्या कोट करते हैं, क्या क्या बोलते हैं मार्क्स, अपने क्या कहते हैं मार्क्सिस्ट जो व्यू है लिबर्टी का या फ्रीडम का उसमें। अब हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम पॉइंट आउट करेंगे जो मार्क्स की कॉन्सेप्ट था लिबर्टी का या फ्रीडम का, उसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं, तो उसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। पहला, क्रिटिक ऑफ मैन एंड हीज फ्रीडम, ये रहा, क्रिटिक ऑफ मैन एंड हीज फ्रीडम इन बॉर्जियस सोसाइटी। अब इसमें क्या होता है, वेट ए सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। तो क्रिटिक ऑफ मैन एंड हीज फ्रीडम, वो मैन और उसके फ्रीडम का क्रिटिक करेंगे इन बॉर्जियस सोसाइटी, ये पहला पॉइंट है उनका। ठीक, बॉर्जियस रेवोल्यूशन हैज पॉलिटिकली इमेंसिपेटेड पीपल एंड देयर फ्रीडम कैन बी अचीव्ड ओनली बाय अबॉलिशिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड एस्टेब्लिशिंग सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्शन। ये रहा, बॉर्जियस रेवोल्यूशन हैज पॉलिटिकली इमेंसिपेटेड पीपल एंड देयर freedom can be achieved only by abolishing private property and establishing social ownership of means of production। इसमें मार्क्स क्या कहते हैं, इसमें मार्क्स कहते हैं कि जो बॉर्जियस सोसाइटी थी, वो बॉर्जियस सोसाइटी में जो वो एक पहला बॉर्जियस रेवोल्यूशन हुआ था, उस बॉर्जियस रेवोल्यूशन ने जो लेबर क्लास थी, मोस्ट ऑफ द जो मेंस थे, उन्हें पॉलिटिकली इमेंसिपेट कर दिया था, मतलब उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गया था। दे गॉट देयर राइट टू वोट, राइट टू चूज गवर्नमेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन दैट पॉलिटिकल लाइफ। तो वो तो उन्हें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो मिल गई थी बॉर्जियस सोसाइटी में, पर जो फ्रीडम थी वो अभी भी नहीं मिली थी। और वो कहते हैं कि फ्रीडम तभी मिल सकती थी बॉर्जियस सोसाइटी में जब कहते जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे अबॉलिश कर दिया जाए, और अबॉलिश करके उसे कहते सोशल ओनरशिप के लिए खोल दिया जाए, मतलब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए, उसकी सोशल ओनरशिप हो जाए। तो वो कहते हैं कि बॉर्जियस रेवोल्यूशन ने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन तो दिला दिया था, पर एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दिला पाए, जो रियल फ्रीडम है वो नहीं दिला पाए। और रियल फ्रीडम हमें तभी मिल सकती है जब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे अबॉलिश करा जाएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट है मार्क्स का। दूसरा, सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एलियनेट्स मैन फ्रॉम देयर ह्यूमन एसेंस। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि एलियनेशन की वजह से जैसे लेबर को उनके प्रोसेस ऑफ लेबर से एलियनेट कर दिया जाता है लेबरर्स को, तो जब लेबरर्स को उनके प्रोसेस ऑफ लेबर से एलियनेट कर दिया जाता है तो उसका जो आउटकम होता है, जो प्रॉफिट होता है, उससे एलियनेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो डाउन ट्रॉडन होते हैं, एक्सप्लॉइटेड होते हैं, ऑप्रेस्ड होते हैं। ठीक, तो उसी को वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम है वो एलियनेट्स मैन फ्रॉम देयर ह्यूमन एसेंस। वो मैन जो ह्यूमंस हैं उन्हें उनके ह्यूमन एसेंस क्या है, सोशल नेचर, उससे उन्हें एलियनेट करता है। ठीक, और जनरल वे में वर्कर्स जो होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, उनके प्रोसेस ऑफ लेबर से एलियनेट करता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो उनकी मतलब रीजन फॉर एलियनेशन, जो उनकी थ्योरी ऑफ एलियनेशन थी मार्क्स की, उसमें जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर एलियनेशन था मार्क्स का, वो यही था, मार्क्स मतलब मार्क्स में जो लोगों का एलियनेशन जिस एक रीजन की वजह से होता था वो था प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसी को डिफाइन करते हुए वो कहते हैं कि इन ह्यूमन पावर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सेपरेट्स द मैन फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी, कि जो इन ह्यूमन पावर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वो सेपरेट्स द मैन फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी, कि मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पैसे की या जो इकोनॉमिक पावर की, जो इतनी इकोनॉमी में इतनी पावर होती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जैसे आप पैसा बोल लो कि पैसे में इतनी पावर होती है कि वो इंसान को अंधा बना देते हैं, वो जो इंसान का खुद का एक इंसानियत होती है वो भी खत्म कर देते हैं। ठीक, कि वो किसी भी हद तक चला जाता है पैसे कमाने के लिए। तो वही है, इन ह्यूमन पावर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सेपरेट्स द मैन फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी।
और जो उसका सोशल नेचर होता है, वो कहते नहीं जिसके पास पैसा आ जाता है वो घमंडी बन जाता है, ये उसी तरीके से कहते हैं कि वो फिर अपना जो उसका सोशल नेचर है वो भी उसका खत्म हो जाता है उस ह्यूमन का। तो इन ह्यूमन पावर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सेपरेट्स द मैन फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी एंड इंस्टेड ऑफ रियल मैन क्या, वो सोशल मैन जो सोशल हो, सबसे बात करता हो, सबसे रिलेशंस हो, उसके सोशल इंटरेक्शंस हो, सोशल एक्सप्लोरेशंस हो, उसे रियल मैन कहते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ रियल मैन व्हाट इज फाउंड इन सच सोसाइटी, जो बॉर्जियन सोसाइटीज होती हैं, बॉर्जुआ सोसाइटीज, उनमें क्या पाया जाता है, इज ए स्लेव। वो कहते हैं इन ह्यूमन पावर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सेपरेट्स द मैन फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी एंड इंस्टेड ऑफ रियल मैन व्हाट इज फाउंड इन सच सोसाइटीज इज ए स्लेव। स्लेव ऑफ व्हाट, स्लेव ऑफ प्रॉपर्टी एंड स्लेव ऑफ फिजिकल नीड्स। स्लेव ऑफ प्रॉपर्टी होता है रिच पर्सन जो प्रॉपर्टी का स्लेव हो गया हो, प्रॉपर्टी के लिए ह्यूमैनिटी को भूल भाल के और प्रॉपर्टी को गैदर कर रहा है। और दूसरा होता है स्लेव ऑफ फिजिकल नीड्स, मतलब वो पुअर पर्सन होता है जो अपनी फिजिकल नीड, भूख के लिए, कपड़ों के लिए, हेल्थ के लिए पागलों की तरीके मेहनत करता है, वर्कर की तरह, मतलब वर्कर बन के मेहनत करता है और पैसा कमाता है और अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करता है। तो वो कहते हैं कि बॉर्जियन सोसाइटी में रियल मैन नहीं एग्जिस्ट करता है। बॉर्जियन सोसाइटी जो होती है, बॉर्जियन सोसाइटी जो होती है, उसमें स्लेव्स होते हैं, उसमें रियल मैन होते हैं, वो स्लेव्स बन जाते हैं। इंस्टेड ऑफ रियल मैन देयर वर फाउंड स्लेव्स। स्लेव्स कैसे, क्योंकि जो रिच होता था वो स्लेव ऑफ द प्रॉपर्टी होता था, वो प्रॉपर्टी के लिए अपनी ह्यूमन एसेंस जो सोशल नेचर होता था उसे इग्नोर करके प्रॉपर्टी को गैदर करने के लिए इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था, लाइक बैड वर्किंग कंडीशंस देना वर्कर्स को, ठीक, और लो वेजेस देना उनको, लॉन्गर वर्किंग आवर्स रखना। तो इस तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश होके इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस करता था, जिसकी वजह से उसका जो सोशल नेचर था वो उसे एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। कहते सोशल नेचर को अपने सोशल नेचर को ट्रंकेट कर देते थे, ठीक। और जो स्लेव ऑफ फिजिकल नीड, जो पुअर होते थे उनकी फिजिकल नीड्स ही इतनी होती थी कि पूरे टाइम उसी में बिजी रहते थे, उससे बाहर उनको निकलने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो वो अपने सोशल नेचर को ही एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, ना एक्सप्लोर कर पाते थे, और अपने इस तरीके से वो अपनी जो ह्यूमन एसेंस है उसे ट्रंकेट कर देते थे, ठीक। तो ए वर्कर इन सच ए सोसाइटी, अब तीसरा पॉइंट है इसी में, ए वर्कर इन सच ए सोसाइटी गेट्स एलियनेटेड फ्रॉम हीज और हर लेबर, फ्रॉम नेचर एंड फ्रॉम देयर फेलो बीइंग्स। अब वो कहते हैं कि जो एक वर्कर होता है बॉर्जियन सोसाइटी में, वो गेट्स एलियनेटेड, किन किन चीज़ों से एलियनेटेड हो जाता है, फ्रॉम हीज और हर लेबर, फ्रॉम हीज और हर नेचर। लेबर कैसे, क्योंकि लेबर का जो प्रॉफिट होता है वो उन्हें नहीं मिलता। नेचर, ह्यूमन नेचर जो होता है, मैंने बताया सोशल नेचर जो होता है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो ह्यूमन नेचर की, उससे वो वो एलियनेट हो जाता है। एंड फ्रॉम देयर फेलो बीइंग्स, और जो उनके आसपास के साथ के वर्कर्स होते हैं इवन उनसे भी एलियनेट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक जो रेट रेस बोल लो आप, सिंपल तरीके से आज के टाइम पे अगर समझना है तो उसे रेट रेस समझ लो। तो इंसान जब ये वर्कर हो या इंसान हो, कोई भी इंडिविजुअल जब रेट रेस में होता है तो सेल्फिश हो जाता है। तो सेल्फिश होने की वजह से वो अपना जो ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन एसेंस होता है, उसे भी खो देता है। फेलो बीइंग्स के साथ जो होता है कोऑर्डिनेशन कह दो, उसे भी खो सकता है, कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन वो भी खो देता है, उनसे भी एलियनेट हो जाता है। और जो क्या कहते हैं उसका प्रोसेस ऑफ लेबर होती है, जिसका प्रॉफिट मिल रहा होता है, उससे भी एलियनेट हो जाता है, ठीक। एंड बिकम्स एन एनिमल लाइक कमोडिटी इन कैपिटलिस्ट मार्केट। और जब इन सब से, वो यही मार्क्स ने भी कहा है कि जब ह्यूमन को एलियनेट कर दिया जाता है सोसाइटी से, उसके प्रोसेस ऑफ लेबर से, उसके ह्यूमन एसेंस से, जहाँ कहीं पे भी एलियनेशन होता है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एलियनेशन हो रहा है फ्रॉम ह्यूमन एसेंस। जब ह्यूमन एसेंस से ही एलियनेशन हो गया तो ह्यूमन एसेंस ही तो एनिमल और ह्यूमन के बीच में डिफरेंस कर रहा था, और जिस ह्यूमन के पास ह्यूमन एसेंस नहीं रहा तो वो अब एनिमल बन गया। तो एंड बिकम्स एन एनिमल लाइक कमोडिटी इन कैपिटलिस्ट मार्केट, ठीक, डन। लास्ट पॉइंट इसमें वो कहते हैं कि मार्क्स concludes that private property is the enemy of humanity and freedom. Finally, बॉर्जियन सोसाइटी के ऊपर कमेंट करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, बॉर्जियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हुए मार्क्स कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो एनिमी होती है किसकी, ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम की, ठीक। अब हमारा दूसरा मेन पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट है मार्क्सियन कॉन्सेप्ट में मार्क्स के व्यूज ऑन ह्यूमन एसेंस, पर्पस एंड वैल्यूज, ठीक। यस, चलो। तो मार्क्स इंटरप्रिटेशन, मार्क्स ने ह्यूमंस को कैसे इंटरप्रेट करा, ह्यूमन एसेंस को कैसे इंटरप्रेट करा। तो ही डिफाइंड मैन और वुमेन एज सोशल बीइंग्स। उसने ह्यूमंस को बोला कि ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स और सोशल क्रिएचर्स, ठीक। और ह्यूमन एसेंस क्या बोला उन्होंने, मार्क्स ने बोला ह्यूमन एसेंस इज द टोटलिटी ऑफ सोशल रिलेशंस।
टोटलिटी मतलब कि जो ह्यूमन एसेंस है वो पूरा का पूरा सोशल रिलेशंस के ऊपर या सोशल नेचर के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमन एसेंस में सोशल रिलेशन, सोशल नेचर या सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ह्यूमन बीइंग के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर ह्यूमन एसेंस में कुछ आता है तो सिर्फ और सिर्फ सोशल नेचर होता है। आपके सोशल नेचर अपने आप अकेले में मतलब अपने आप पूरा ह्यूमन एसेंस को अपने अंदर कैरी करता है। कौन? सोशल नेचर। तो सोशल नेचर अगर है किसी ह्यूमन के अंदर तो उसमें ह्यूमन एसेंस है। तो ह्यूमन एसेंस इज द ओनली थिंग, मतलब एसेंस क्या होता है? एसेंस होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी चीज़ की जिसकी वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, या अगर वो चीज़ वो है जो वो चीज़ को होना चाहिए। लाइक हम ह्यूमन हैं क्योंकि हमारे पास हम ह्यूमन है। देखा जाए तो अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखो तो 5 किंगडम्स होते हैं स्पीशीज़ के, जितनी भी आई थिंक स्पीशीज और जीनस होती हैं उनके 5 किंगडम होते हैं। तो 5 में से एक होता है प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम और फिर थैलोफाइट करके ऐसे करके 5 होते हैं। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जो ह्यूमंस आते हैं वो एनिमल किंगडम में आते हैं। फिर भी हम जो ह्यूमंस हैं हम अपने आप को एनिमल नहीं बोलते, हम ह्यूमंस हैं। और ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप को डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बोलते दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर सोशल नेचर। तो हमारे पास जो चीज़ हमें ह्यूमन बनाती है, हमें एनिमल से डिफरेंशिएट करती है, वो हमारा ह्यूमन एसेंस। और हमारा ह्यूमन एसेंस क्या है? मार्क्स कहते हैं कि हमारे ह्यूमन एसेंस है सोशल नेचर। ठीक, उसी के साथ आगे बढ़ते हुए मार्क्स कहते हैं द एसेंस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन लाइज नॉट ओनली इन हिज बेड मतलब दाढ़ी, नॉट इन हिज ब्लड, नॉट इन हिज एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल नेचर, बट इन हिज सोशल क्वालिटी। अब वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल का एसेंस है या ह्यूमन एसेंस है एक इंडिविजुअल का, मतलब एक इंडिविजुअल है उसका जो ह्यूमन एसेंस है जो उसे ह्यूमन बनाता है, वो ना उसकी बेड है, ना उसका ब्लड है, ना उसका फिजिकल नेचर है। अगर किसी एक इंडिविजुअल को कोई चीज़ उसे इंसान बनाती है, सिंपल भाषा में समझो, एक इंडिविजुअल को अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक, एक इंडिविजुअल की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसे ह्यूमन बना रही है, जो उसे इंडिविजुअल बना रही है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ना उसकी बेड नहीं है, ना उसका ब्लड है, और ना ही क्या कहते हैं उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल नेचर वो नहीं है। वो है उसकी सोशल क्वालिटी। जो सोशल नेचर होता है एक इंडिविजुअल का वो उसे ह्यूमन बनाती है, ना कि ही इज बेयर्ड ब्लड और फिजिकल नेचर। ठीक, तो ये हो गया उनका तीसरा पॉइंट जो मार्क्स कहते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन में। किस चीज़ के ऊपर इंटरप्रिटेशन है? ह्यूमन एसेंस, पर्पस एंड वैल्यूज के ऊपर। ह्यूमन एसेंस, एक ह्यूमन को ह्यूमन क्या बनाती है, ह्यूमन की लाइफ का पर्पस क्या होता है, और उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, क्या वैल्यूज होती हैं जिनके संग ह्यूमन लाइफ को जिए तो फ्रीडम को रियलाइज कर सकते हैं। तो ही सेड ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स एंड कैन नॉट बी स्टडीड अंडर आइसोलेशन। वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, कैन नॉट बी स्टडीड अंडर आइसोलेशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, और जब भी हम आइसोलेशन की बात करते हैं कि जैसे जो लिबरलिज्म में इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, इंडिविजुअलिस्टिक होती है लिबरलिज्म, तो जब वो कहते हैं कि जब भी हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक, या इंडिविजुअलिज्म को आइसोलेशन बोला गया है, तो जब भी हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो हम उसी वेरी फैक्ट, उसी मोमेंट पे जो ह्यूमंस का जो ह्यूमन एसेंस होता है वो छीन लेते हैं। तो उसके बाद जो फ्रीडम मिलता है उसमें जो ह्यूमंस होते हैं वो ह्यूमंस की तरीके नहीं रहते, वो एनिमल्स की तरीके जस्ट एग्जिस्ट करते हैं, अपनी लाइफ को जीते नहीं। यू कैन नॉट से कि वो अपनी लाइफ को फुलफिलमेंट अचीव करते हैं, अपने लाइफ गोल्स को अचीव करते हैं, लाइफ में फुलफिलमेंट अचीव करते हैं। सबके लिए नहीं होता, फिटेस्ट आदमी करता है, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिटेस्ट होता है वो करता है, पर मासेस के लिए नहीं होता है, बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअलिज्म है वो ह्यूमन को उसके ह्यूमन एसेंस से सेपरेट कर देती है, जिसकी वजह से उसके बाद जो लिबरल सोसाइटीज़ में या बॉर्जियन सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहता है वो इंडिविजुअल सिर्फ एक एनिमल कमोडिटी की तरीके रहता है, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो फॉर बीइंग एन ह्यूमन बीइंग सोशल नेचर होना एक ह्यूमन का बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ही सेड ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स एंड कैन नॉट स्टडीड अंडर आइसोलेशन। इसी को कहते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम जो है, उन लोग कहते हैं फ्रीडम क्या है, व्हाट इज फ्रीडम, मार्क्स पूछते हैं। तो फ्रीडम इज सोशल इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेशन एंड रिलेशनशिप्स। सोशल इंटरप्रिटेशन, सोशल एक्सप्लोरेशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स सेट अप बाय एन पर्सन विद इन द सोसाइटी, वो उसका फ्रीडम है। ठीक, पर्पस एंड वैल्यूज ऑफ मैन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ह्यूमनली एग्जिस्टेंस, whereas others signify it as virtue, personal happiness, achievement of salvation or spiritualism. Purpose and value of man are, वो कहते हैं पर्पस और वैल्यू ऑफ मैन आर क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड विद ह्यूमनली एग्जिस्टेंस। कि जो उनकी पर्पस एंड वैल्यू है वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद ह्यूमनली एग्जिस्टेंस।
ह्यूमनली एग्जिस्टेंस मतलब सोशल एग्जिस्टेंस, ठीक। सोशल एग्जिस्टेंस से कैसे क्लोजली एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल मार्क्स क्या कहते हैं, फ्रीडम को कैसे रियलाइज करा जा सकता है, मतलब फ्रीडम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना जहाँ पे पर्सन सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ क्रिएटिवनेस डेवलप कर सके, ठीक। तो ऐसी सिचुएशंस उसे कब मिलेंगी, ऐसी सर्कमस्टेंसेस उसे तभी मिलेंगी जब एक सोशल सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा वो। तो जब सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा एक इंडिविजुअल, तभी जो उसके पर्पसेस हैं, लाइफ पर्पसेस, वो उन्हें रियलाइज कर पाएगा, ठीक। तो वो कहते हैं कि पर्पस एंड वैल्यूज ऑफ मैन आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ह्यूमनली एग्जिस्टेंस। तो जो पर्पस एंड वैल्यूज हैं लाइक सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब जो है ये क्लोजली एसोसिएटेड है ह्यूमनली एग्जिस्टेंस। ह्यूमनली एग्जिस्टेंस मतलब सोशल नेचर से। तो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन क्लोजली एसोसिएटेड है सोशल रिलेशन से, सोशल नेचर से, ठीक। तो ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं, सोशल नेचर पे एम्फेसाइज करते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे एम्फेसाइज करते हैं। और वेयर एज जो अदर्स होते हैं लाइक लिबरल्स, वो किस पे करते हैं, सिग्निफाई पर्पस क्या होता है ह्यूमन लाइफ का, होता है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब आइडियलिज्म, ठीक। पर्सनल मतलब इंडिविजुअलिज्म, पर्सनल हैप्पीनेस इंडिविजुअलिज्म, अचीवमेंट ऑफ सेल्वेशन और स्पिरिचुअलिज्म मतलब रिलीजन, रिलीजनिज्म या रिलीजन से रिलेटेड। तो बाकी सब क्या कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या होता है कि वर्च्यू, अपने आप, मतलब ह्यूमन लाइफ का पर्पस यही होता है वर्च्यू, मतलब तुमने एक बार जन्म ले लिया, यू आर ए ह्यूमन एंड यू आर लिविंग एज एन ह्यूमन, दैट इटसेल्फ इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। दूसरे कहते हैं कि पर्सनल हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अपने ह्यूमन लाइफ को अगर फुलफिलमेंट करनी है तो पर्सनल हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो। बीइंग सेल्फिश इंडिविजुअलिज्म को कहते हैं, जो कि डिनाई करते हैं मार्क्स, ठीक। उसके बाद अचीवमेंट ऑफ साल्वेशन और स्पिरिचुअलिज्म जो कि रिलीजन से रिलेटेड है। तो जो रिलीजियस व्यू होता है व्हाट इज फ्रीडम इन ह्यूमन लाइफ, तो उसे भी डिनाई करते हैं मार्क्स। तो जो जहाँ पे इस पॉइंट में वो कहते हैं कि मार्क्स का मानना है कि जो पर्पस एंड वैल्यूज होते हैं कि ह्यूमन के, जो उसे फ्रीडम से ऑब्टेन करने होते हैं, फ्रीडम के बाद जो फ्रीडम से जो पर्पस एंड वैल्यूज एक्सरसाइज करे जाते हैं, जिन गोल्स को, जिन एंड्स को अचीव करा जाता है, वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं किससे, ह्यूमनली एग्जिस्टेंस, सोशल नेचर के साथ। वेयरएज दूसरे का कहना है, जो लिबरलिस्ट और जो अदर आइडियोलॉजिस्ट हैं, आइडियोलॉजीज के जो थिंकर्स हैं, उनका कहना है कि वो एसोसिएटेड होते हैं पर्पस एंड वैल्यूज, वर्च्यू, पर्सनल हैप्पीनेस मतलब इंडिविजुअलिज्म, अचीवमेंट ऑफ साल्वेशन और स्पिरिचुअलिज्म मतलब रिलीजनिज्म, रिलीजियस रिलेटेड, ठीक। तीसरा मेन पॉइंट, फ्रीडम, द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। हमारा तीसरा मेन पॉइंट है द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। सो लेट मी चेंज दिस कलर विद दिस कि मार्क्स के अकॉर्डिंग मीनिंग ऑफ फ्रीडम क्या था। तो लेट्स स्टडी दैट। तो मार्क्स कहते थे, मार्क्सिस्ट डजंट रिगार्ड फ्रीडम एज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स नॉर डज इट एक्सेप्ट द पर्सनल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर द हाईएस्ट आइडियल्स एंड अदर फ्रीडम्स आर बेस्ड ऑन दीज। तो मार्क्सिस्ट बिल्कुल नहीं कहते थे कि फ्रीडम का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, वो इससे एग्री नहीं करते थे। और ना ही वो ये कहते थे कि पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम जो होते हैं वो हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम होते हैं। पर्सनल पॉलिटिकल फ्रीडम हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम नहीं होते हैं, ये उनका कहना था कि पर्सनल पॉलिटिकल फ्रीडम हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ फ्रीडम नहीं होते हैं। और जो अदर बेसिक फ्रीडम्स होते हैं वो भी इन पे बेस, ऐसा नहीं कि वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। तो मार्क्सिस्ट डजंट रिगार्ड फ्रीडम एज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक। Nor does it accept the personal and political freedom are the highest ideals and other freedoms are based on these। मतलब वो जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम होता है, नेगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम की एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, उससे एग्री नहीं करते थे, पहला पॉइंट ना। और वो पर्सनल और पॉलिटिकल फ्रीडम को हाईएस्ट फ्रीडम नहीं मानते थे, ठीक। ये उनके फ्रीडम की इंटरप्रिटेशन थी। अभी क्या पढ़ रहे हैं, मीनिंग ऑफ फ्रीडम, उन्होंने फ्रीडम को कैसे इंटरप्रेट करा मार्क्स ने, ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट उन्हीं के इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीडम में आता है, ही डिफाइंस फ्रीडम बाय एसोसिएटिंग इट विद द एसेंस एंड पर्पस ऑफ मैन। एसेंस मतलब वही सोशल नेचर। तो कहते थे ही डिफाइंस फ्रीडम बाय एसोसिएटिंग इट विद द सोशल नेचर एंड पर्पस ऑफ मैन। सोशल नेचर एंड पर्पस, एस्टेब्लिशिंग सोशल रिलेशनशिप्स, एक्सप्लोरेशंस, इंटरेक्शंस, ठीक। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स के अकॉर्डिंग freedom means living life to the fullest, the economic ability to satisfy the need of the body in regard to adequate food, clothing and shelter, plus effective
अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट द माइंड, डेवलप वंस पर्सनैलिटी एंड असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्क्स कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। ये एक पॉइंट। मार्क्स कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब फुलेस्ट वे में जीना जो पॉसिबल हो, ठीक। मैक्स टू मैक्स लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ का जो मतलब उसको वैल्यूफुल बनाना, अपनी पूरी लाइफ को रियलाइज करना, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना अपनी लाइफ को एनरिच करना। तो फ्रीडम मीन्स लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक। द इकोनॉमिक एबिलिटी, अब उसी को जस्टिफाई करते हुए इकोनॉमिक एबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। फ्रीडम मीन्स लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, और एंड इकोनॉमिक एबिलिटी भी होनी चाहिए पर्सन के साथ, और उसी को एग्जांपल के मतलब आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जांपल्स। एंड द इकोनॉमिक एबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बॉडी इन रिगार्ड टू एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। अपनी बॉडी और एक इतनी इकोनॉमिक एबिलिटी या कह दो फ्रीडम उसके पास होना चाहिए कि वो अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स लाइक एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उनको सेटिस्फाई कर सके, प्लस उसे इफेक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए फ्रीडम में। ऐसा फ्रीडम कैसा होना चाहिए? फ्रीडम ऐसा होना चाहिए, वो बता रहे हैं, फ्रीडम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इंडिविजुअल को मतलब अपनी लाइफ फुलेस्ट तक जी सके। इकोनॉमिक एबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बॉडी इन रिगार्ड विद एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, प्लस इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट द माइंड, डेवलप वंस पर्सनैलिटी एंड असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी। मतलब एक इफेक्टिव और उसके साथ से अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए टू कल्टिवेट हिज माइंड, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। डेवलप वंस पर्सनैलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी एंड असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी। एंड असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी मतलब सोसाइटी में रह के भी वो अपनी यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कर सके, एज ए यूनिक इंडिविजुअल सोसाइटी में रह सके। ऐसा नहीं कि वो टोटलिटेरियनिज्म की बात एकदम कर रहे हैं कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और मेजोरिटी की बात मानो, मेजोरिटी की नहीं, इंडिविजुअल्स को एज ए यूनिक इंडिविजुअल को भी इंडिविजुअलिज्म को वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर एकदम एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिज्म को नहीं, टू ए पॉइंट कि सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल को एक से मिले और हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सके। तो असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी, ठीक, हर एक के लिए सोच रहे हैं। दस देयरफॉर ही इज थिंकिंग फॉर इंडिविजुअलिटी। प्लस इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट द माइंड, डेवलप वंस पर्सनैलिटी एंड असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी। मतलब सोसाइटी में रह के भी वो एक यूनिक इंडिविजुअल हो। तो यूनिकनेस की बात होती है, असर्ट वंस इंडिविजुअलिटी। यूनिकनेस कैसे आती? सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ क्रिएटिवनेस, फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन, इन सबसे हम अपने आप को क्या बनाते हैं, हम पूरी सोसाइटी में अपने आप को यूनिक बना के लाएं, इसलिए हमारे पास फ्रीडम होता है। thus creating real conditions for the free all-round development and flowering of man's individuality। ठीक, wait a second, हाँ, तो अब क्या कहते हैं मार्क्स फ्रीडम को कैसे जस्टिफाई करते हैं? फाइनली वो कहते हैं thus creating real conditions for the free all-round development and flowering of man's individuality। ठीक, एज ए इंडिविजुअल वो अपने आप को यूनिक बना सके, अपने आप को सोसाइटी से अलग, मतलब ऐसा नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह गेन कर ले, दूसरों को एक्सप्लॉइट करे, वो नहीं, हम सोसाइटी में ही अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट कर सकें। जैसे क्लास में 20 बच्चे 50 बच्चे होते हैं, सबके पास फ्रीडम होता है, वो अपने आप को यूनिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको मतलब जो हमेशा कह दो रेवोल्यूशनरी व्यूज देता है, रेडिकल व्यूज देता है, ठीक। एक बच्चा ऐसा होता है जो आइडियोलॉजीज को बहुत अच्छे समझ के उन्हें जस्टिफाई करता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ाई में सबसे तेज होता है क्लास में। तो ऐसे करके हर एक बच्चा अपने आप को यूनिक बनाता है, और ऐसी यूनिकनेस होती है जिससे किसी दूसरे को कोई हार्म नहीं होता है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ज़्यादा तो उसी की वजह से किसी और को हार्म नहीं होगा, तो ऐसी यूनिकनेस जिसकी वजह से दूसरे को हार्म ना हो। तो दस क्रिएटिंग रियल कंडीशंस फॉर द फ्री ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग ऑफ मैंस इंडिविजुअलिटी। तो इसमें यूनिकनेस, इंडिविजुअलिटी को ऐसे यूनिकनेस ट्रीट करा गया किसमें? मार्क्सिज्म में। चौथा पॉइंट आता है हमारा, तो उसके लिए रुकिए जरा, कलर चेंज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थक गए ना? हाँ, भी थक गए पढ़ाते पढ़ाते। चलो कोई नहीं, 2 पॉइंट और बच्चे, 2 नहीं 3 बच्चे, 4 5 6 छोटे छोटे पॉइंट हैं। स्टार्टिंग के पॉइंट बड़े थे, अब ये छोटे छोटे हैं। थोड़ी देर में ये भी पॉइंट करते हैं, फिर थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक। फ्रीडम एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होता है? हाँ, प्रैक्टिस का मतलब होता है सोशल एक्टिविटी। क्या होता है? सोशल एक्टिविटी या सोशल वर्क, उसका क्या प्रैक्टिस का मतलब, ठीक। तो फ्रीडम एंड प्रैक्टिस, तो हमारा चौथा पॉइंट है फ्रीडम एंड प्रैक्टिस।
आओ कलर बदलते हैं, हो गया फ्रीडम एंड प्रैक्टिस। अब इसको मतलब हुआ नहीं, जस्टिफाई नहीं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं आपको और जस्टिफिकेशंस देते हैं, मतलब किस तरीके से उन्होंने उसे जस्टिफाई करा। तो फ्रीडम एंड प्रैक्टिस, मार्क्सिज्म रिगार्ड्स नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉज एज द नेसेसरी कंडीशन। Marxism regards knowledge of objective laws as the necessary condition for freedom, but this alone is not sufficient. मार्क्सिज्म फ्रीडम और सोशल वर्क को कैसे जस्टिफाई करते हैं? तो मार्क्सिज्म फ्रीडम को जस्टिफाई करते हैं कि नॉलेज, फ्रीडम क्या है? नॉलेज ऑफ लॉज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्रीडम। वो कहते हैं नॉलेज ऑफ, अगर आपके पास लॉज की नॉलेज होगी तो लॉज की नॉलेज होना फ्रीडम के लिए बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि जब आपको लॉज की नॉलेज होगी तभी आप उन्हें एक्सरसाइज कर पाओगे। और क्या लॉ इन अकॉर्डेंस टू लॉ हो रहा है, इन अकॉर्डेंस मतलब अगेंस्ट द लॉज क्या हो रहा है, उसे देखकर उसके खिलाफ आप रिवोल्ट कर पाओगे और उसे चेंज कर पाओगे सोसाइटी में जो कुछ भी अनएथिकल हो रहा होगा। तो वो कहते हैं मार्क्सिज्म रिगार्ड्स नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉज, कि एथिकल लॉज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इट इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्रीडम बट दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक, लॉज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है फॉर रियलाइजिंग फ्रीडम, पर सिर्फ लॉज की नॉलेज होना अपने आप में इनफ नहीं है। इसके लिए और भी, फ्रीडम को रियलाइज करने के लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो मार्क्सिज्म रिगार्ड्स नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉज एज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्रीडम बट दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दूसरा है नॉलेज मेक्स पॉसिबल मास्टरी ऑफ मैन ओवर नेचर। Knowledge makes possible mastery of man over nature, society, but without revolutionary social activity, this knowledge is useless. अब वो कहते हैं knowledge makes possible mastery of man over nature and society. Knowledge जो होती है वो ह्यूमन इंडिविजुअल को नेचर और सोसाइटी के ऊपर मास्टर करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा अभी आप हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन करके क्या हम लोग सोशल वर्कर्स बनते हैं, कोई IAS ऑफिसर की तरह सोशल वर्क करता है, कोई पॉलिटिशियन की तरह करता है। तो हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, फिर उस नॉलेज से सोसाइटी को मास्टर, मतलब इसका मतलब मास्टर इन द सेंस ये नहीं कि उसके ऊपर रूल करते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, सोसाइटी के मास्टर इन द सेंस कि हम ये इंश्योर करते हैं, वेलफेयर इंश्योर करते हैं दूसरों का। ठीक, तो नॉलेज मेक्स पॉसिबल मास्टरी ऑफ मैन ओवर नेचर एंड सोसाइटी बट विदाउट रेवोल्यूशनरी सोशल एक्टिविटी दिस नॉलेज इज यूजलेस। कि आपके पास नॉलेज है, आपको मालूम है सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, ठीक, पर आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है, वो नॉलेज यूजलेस है। तो वही मार्क्स कहते हैं फ्रीडम और सोशल वर्क को जस्टिफाई करते हुए कि सोशल वर्क क्या होता है, सोशल वर्क को जस्टिफाई करते हैं नॉलेज मेक्स पॉसिबल मास्टरी ऑफ मैन ओवर नेचर एंड सोसाइटी। नॉलेज की मदद से जो ह्यूमन इंडिविजुअल होता है वो सोसाइटी और नेचर के ऊपर मास्टरी करता है, बट विदाउट रेवोल्यूशनरी सोशल एक्टिविटी दिस नॉलेज इज यूजलेस। और अगर इस नॉलेज के होने के बाद भी किसी गलत काम के लिए एक्शंस नहीं लेता उसके अगेंस्ट, तो ऐसी नॉलेज का होना या ना होना सेम पॉइंट है, दैट सच ए नॉलेज इज यूजलेस। ठीक, इसी को कहते हैं फ्रीडम इन दिस सेंस, नहीं, फ्रीडम इन द सेंस ऑफ लॉज एंड नेचर। फ्रीडम इन द सेंस ऑफ लॉज एंड नेचर and society only count as a result of practical revolution activity based on such knowledge of the laws of historical development। लो, मुझे ही नहीं समझ आया पढ़ के, रुको पहले समझते फिर बताते हैं। freedom in the sense of laws and nature and society only count as a result of practical revolution activity based on such knowledge of the laws of historical development। हाँ, इसमें वो कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, वो कहते हैं कि अगर आप लॉज सोसाइटी और नेचर के टर्म्स में देखो, अगर आप सोसाइटी में रहोगे तो सोसाइटी के टर्म्स से देखना पड़ेगा। नेचर मतलब ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर को कंसिडर करते हुए, ह्यूमन नेचर को कंसिडर करोगे वो तो मस्ट पॉइंट है, सोसाइटी को कंसिडर करोगे और लॉज को कंसिडर करोगे। तो वो कहते हैं फ्रीडम इन द सेंस ऑफ लॉज, नेचर एंड सोसाइटी। फ्रीडम इन द सेंस ऑफ laws, nature and society only count as a result of practical revolution activity based on such knowledge of the laws of historical development। कि वो कहते हैं फ्रीडम अगर इन सेंस ऑफ लॉज, नेचर एंड सोसाइटी इज काउंटेड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन। क्या है प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन? आप क्या रिवोल्ट करते हो, आपका फ्रीडम है टू डिनाई, फ्रीडम टू गो अगेंस्ट समथिंग, आपका फ्रीडम सोसाइटी के
सोसाइटी के टर्म से देखो, अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर लॉ के पॉइंट ऑफ से देखो, तो आपका फ्रीडम है कि किसी गलत चीज़ के आप अगेंस्ट जा सको और उसको क्या कहते हैं रिवॉल्ट करके उसे अबॉलिश कर सको। किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने की जो पावर है आपकी, वही आपका फ्रीडम है। कौन कहता है? ये मार्क्स कहते हैं कि फ्रीडम इन द सेंस ऑफ लॉज एंड नेचर एंड सोसाइटी ओनली काउंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल रेवोल्यूशन एक्टिविटी बेस्ड ऑन सच नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। मतलब रेवोल्यूशन करने की जो आपकी पावर है वही आपका फ्रीडम है, पर जो रेवोल्यूशन होने चाहिए किस पे बेस्ड होनी चाहिए? ऑफ द नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज जो आपको मिली है, एथिकल एंड अनएथिकल की। जो चीज़ एथिकल है उसे सपोर्ट करो, जो चीज़ अनएथिकल है उसके अगेंस्ट आप रिवोल्ट करो। ठीक, तो ये हो गया चौथा पॉइंट, फ्रीडम एंड प्रैक्टिस। अब 2 पॉइंट बचे हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट है हमारा फ्रीडम एज ए क्लास कॉन्सेप्ट। चलो ये भी करते हैं, फ्रीडम एज ए क्लास कॉन्सेप्ट। भाई बहुत थक गए, सही बता रहे, बताओ 1 घंटा हो गया। चलो कंटिन्यू करते हैं। आप भी थक गए? नहीं थको नहीं यार, मजे लो मजे। फ्रीडम एज ए क्लास कॉन्सेप्ट। मार्क्स describes that in a class divided society, freedom will mean different things to different classes. कलर चेंज करें पहले इसका। Marx described that in a class divided society, freedom will mean different things to different classes. मार्क्स कहते हैं कि जो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी होती है उसमें जो फ्रीडम का मतलब होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट क्लासेस। एग्जांपल ये जैसे फ्रीडम फॉर प्रोलेटेरियंस या फ्रीडम फॉर लेबर्स या वर्कर्स जो होंगे, उनके लिए फ्रीडम क्या है? उनके लिए फ्रीडम है कि उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिले अच्छा खासा, उनको उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स हों, उनको क्या कहते हैं वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिले, उनको अच्छा वेज मिले, उनको क्या कहते हैं पेड लीव्स मिलें, ये उनके लिए फ्रीडम होगा। ठीक, फ्रीडम ऑफ प्रोलेटेरियन क्लास। फ्रीडम ऑफ बॉर्जुआ क्लास क्या होगा? या फ्रीडम्स ऑफ ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, जो बॉर्जुआ क्लास, उसके लिए फ्रीडम क्या होगा? उसके लिए फ्रीडम होगा फ्रीडम फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सके बॉर्जुआ क्लास के लिए, फ्रीडम टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम फॉर प्रॉफिट्स, अनलिमिटेड प्रॉफिट्स को गेन कर सके विद टैक्स ना देना पड़े। ठीक, फ्रीडम फॉर एक्सप्लॉयटेशन, अपने वर्कर्स को लेबर्स को एक्सप्लॉयट कर सके अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। फ्रीडम फॉर वेलफेयर, फ्रीडम फॉर बैड वर्किंग कंडीशंस, मतलब वर्किंग कंडीशंस खराब रख सकें, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक फ्रीडम वर्कर्स से काम करा सके। लेजिस्लेचर जैसी पॉलिसी थी, तो लेजिस्लेचर जैसी पॉलिसी, तो लेजिस्लेचर जैसे जो पॉलिसी है वो अगर आएगी तो वो उनके वेलफेयर के लिए होगी, उनके फ्रीडम को रियलाइज़ करेगी, इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं या बॉर्जुआ क्लास है उसके लिए। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स हमने देख लिया कैसे डिफरेंट क्लास के लिए फ्रीडम का मतलब डिफरेंट होता है। ठीक, दस फ्रीडम ऑफ वन क्लास बिकम्स द बॉन्डेज ऑफ अनदर क्लास। हाँ, जैसे हमने प्राइवेट जो प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं बॉर्जुआ क्लास, उसमें देखा कि फ्रीडम ऑफ बॉर्जुआ क्लास विल लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्किंग क्लास ऑफ प्रोलेटेरियन क्लास। तो दस freedom of one class becomes the bondage of another class. Therefore, freedom doesn't have a universal character in class divided society. Therefore, freedom doesn't have a universal character in a class divided society. वो कहते हैं कि जो क्लास डिवाइडेड सोसाइटी होती है वहाँ पे फ्रीडम का कोई यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं होता है कि फ्रीडम का कोई एक ही मतलब हो, एक फिक्स मतलब हो, ऐसा नहीं होता है। फ्रीडम के डिफरेंट मतलब होते हैं किसमें? क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में। ठीक, तो ये वो कहते हैं फ्रीडम डजंट हैव ए यूनिवर्सल कैरेक्टर इन क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। एग्जांपल, शेपर्ड, शीप एंड वॉल्फ। शेपर्ड, शीप एंड वॉल्फ मतलब एक जो शेपर्ड होता है वो एक वॉल्फ से शीप को बचाता है, तो शीप की जान को बचाता है, वॉल्फ को मारता है, उसे भगाता है। तो शीप की जान बचे तो शीप के लिए वो लिबर्टेरियन होता है, उसके लाइफ का लिबर्टेरियन होता है, उसे लिबरेट करता है, लिबरेटर होता है उसका शीप का। और जो वॉल्फ होता है उसने वॉल्फ का खाना छीना है और उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी लिबर्टी को क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करा है। तो वो वॉल्फ के लिए क्या होता है? उसकी लिबर्टी का डिस्ट्रॉयर होता है, बल्कि शीप के लिए उसकी लिबर्टी का लिबरेटर होता है। तो सेम एक्ट जो होता है वो शीप के लिए लिबर्टी है और क्या कहते हैं वॉल्फ के लिए वो लिबर्टी को, मतलब शीप के लिए लिबर्टी को इंक्रीज कर रहा है और वॉल्फ के लिए लिबर्टी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक, तो इन बॉर्जियस सोशल रिलेशन लिबर्टी ऑफ द फ्यू इज बिल्ट ऑन द अनफ्रीडम ऑफ मैनी। तो इन बॉर्जियस मतलब ये पहले एग्जांपल समझो, शेपर्ड, शीप और वॉल्फ वाला। उसमें क्या कि एक शेपर्ड
एक शीप को बचाता है, वॉल्फ को भगाता है। शीप को बचाने से शीप की लिबर्टी को इंक्रीज कर रहा है, मतलब शीप की लिबर्टी को एक्सरसाइज करा रहा है, उनका राइट टू लाइफ है, ठीक, और उनके लिए लिबरेटर की तरह एक्ट करता है। और सेम जो शेपर्ड है वो वॉल्फ से उनका खाना छीन रहा है, तो उनके लिए डिस्ट्रॉयर ऑफ देयर लिबर्टी की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो शीप के लिए लिबर्टी अलग है, वॉल्फ के लिए लिबर्टी अलग है। उन दोनों के लिए जो लिबर्टी का मतलब वो अलग अलग है, एक ही वर्ड का मतलब अलग अलग आ रहा है। शीप के लिए लिबर्टी है टू हैविंग द शेपर्ड, एंड वॉल्फ के लिए लिबर्टी है नॉट हैविंग द शेपर्ड, ठीक, एब्सेंस ऑफ शेपर्ड। तो प्रेजेंस ऑफ शेपर्ड शीप के लिए लिबर्टी है, एंड एब्सेंस ऑफ शेपर्ड वॉल्फ के लिए लिबर्टी है, ठीक। तो अब देखो दो डिफरेंट एनिमल्स के लिए लिबर्टी अलग अलग आ रही, सेम वर्क क्लास डिवाइडेड सोसाइटी में होता है कि डिफरेंट क्लासेस के लिए लिबर्टी डिफरेंट होती है। समझ गए ये? पांचवा पॉइंट खत्म होने आ रहा है। लास्ट में जो कहते हैं कौन, मार्क्स अपने क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं इन बॉर्जियस सोसाइटी, इन बॉर्जियस सोशल रिलेशन लिबर्टी ऑफ द फ्यू इज बिल्ट ऑन अनफ्रीडम ऑफ मैनी। अब वो कहते हैं बॉर्जियस सोसाइटी में, बॉर्जियस सोशल रिलेशन में लिबर्टी ऑफ द फ्यू, मतलब थोड़े लोगों की लिबर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर्स होते हैं, एंड लिबर्टी ऑफ द फ्यू इज बिल्ट ऑन द अनफ्रीडम ऑफ मैनी, ठीक। लिबर्टी ऑफ द फ्यू इज बिल्ट ऑन द अनफ्रीडम ऑफ मैनी। नाउ फ्रीडम वेयर एंड हाउ, अब आता है 6 पॉइंट। पहले ये समझो क्या, अगर नहीं समझ में आया, वरना बाद में सब कमेंट करेंगे भैया सर समझ नहीं आया, तो समझो पहले, ठीक, फिर खत्म हो रहा है वीडियो, लास्ट पॉइंट बचा है, ठीक। इन बॉर्जियस सोशल रिलेशन लिबर्टी ऑफ द फ्यू इज बिल्ट ऑन द अनफ्रीडम ऑफ मैनी। फ्यू कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर होते हैं, कि जिनकी लिबर्टी जो बिल्ड करी जाती है ऑन द अनफ्रीडम ऑफ मैनी। अनफ्रीडम ऑफ मैनी मतलब अनफ्रीडम ऑफ मैनी वर्कर्स, जो मासेस में होते हैं। तो इन्हें बॉर्जियस सोसाइटी लिबर्टी ऑफ द फ्यू इज बिल्ट ऑन द अनफ्रीडम ऑफ मैनी। समझ में आया? बोलो हाँ आया, आ ही गया होगा यार, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, वैसे भी बहुत थक गए यार। कब चैप्टर खत्म होगा? फ्रीडम बहुत टाइम से चल रहा ना, है ना, मैं भी यही सोच रहा हूँ कब खत्म हो। चलो थोड़े दिनों में कर देंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। चैप्टर 6 फ्रीडम वेयर एंड हाउ, चैप्टर 6 नहीं, पॉइंट नंबर 6, ठीक। तो अब आता है पॉइंट नंबर 6। इतना थक गए कि दिमाग काम करना बंद करता है, पर चलो लास्ट पॉइंट है, फाइनली सुकून से खत्म करते हैं लेक्चर, ठीक। फ्रीडम वेयर एंड हाउ। अब इसमें मार्क्स कहते हैं कि फ्रीडम कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स फ्रीडम कैन बी अवेलेबल इन फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ ए फ्री सोसाइटी। तो फ्रीडम कहाँ मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा इन फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ ए फ्री सोसाइटी, ठीक। व्हाट इज ए फ्री सोसाइटी? अब मतलब ये तो उन्होंने बोल दिया, अब क्या सोच के उन्होंने फ्री सोसाइटी बोला, उनके लिए फ्री सोसाइटी कैसी है मार्क्स के लिए। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग फ्री सोसाइटी क्या है? एक क्लासलेस सोसाइटी वेयर एवरीवन इज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम हिज फेलो बीइंग्स। एक क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री हो, ठीक। तो फ्री सोसाइटी की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होगा। दूसरा होगा द वॉल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विल नॉट रिमेन बिटवीन मैन एंड सोसाइटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी जहाँ अबॉलिश हो चुकी होगी, ठीक, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हो चुकी हो। दूसरा पॉइंट एलियनेशन बिटवीन मैन, हिज नेचर, सोसाइटी एंड हिज प्रोसेस ऑफ लेबर विल कम टू एन एंड। जहाँ पे एलियनेशन, चाहे फिर वो नेचर का हो, एलियनेशन बिटवीन मैन फ्रॉम हिज नेचर, फ्रॉम हिज सोशल वेलबीइंग, फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम हिज प्रोसेस ऑफ लेबर, हर तरीके का एलियनेशन एक एंड पे आ जाए। वहाँ वो एक कैरेक्टरिस्टिक होगी किसकी? फ्री सोसाइटी की। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक होगी ए सोसाइटी प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या है? फ्री सोसाइटी की पहली क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होगा। दूसरा, वॉल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होगी वो हट चुकी होगी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश हो चुकी होगी। तीसरा, एलियनेशन हर तरीके का, चाहे वो सोशल हो या नेचर का हो, या फिर नेचर का मतलब ह्यूमन नेचर का एलियनेशन हो, या फिर लेबर का, प्रोसेस ऑफ लेबर का एलियनेशन हो, हर तरीके का एलियनेशन विल कम टू एन एंड। और चौथा, जहाँ पे सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे किसकी? फ्री सोसाइटी में। तो फ्रीडम कहाँ मिलेगा? इन फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ ए फ्री सोसाइटी। फ्री सोसाइटी क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो फाइनली मार्क्स सेज कम्युनिज्म will lead to man return to himself, his human essence।
तो वो अपनी कम्युनिज्म को जस्टिफाई करते हैं, मार्क्सिज्म को या कम्युनिज्म को जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि कम्युनिज्म, जब सोसाइटी में कम्युनिज्म को एक्सेप्ट करा जाएगा तो कम्युनिज्म विल लीड टू मैन रिटर्न टू हिमसेल्फ, मैन अपने आप को रिटर्न करेगा अपना ह्यूमन एसेंस। तो मैन रिटर्न टू हिमसेल्फ हिज ओन, अपना खुद का ह्यूमन एसेंस, और इन अदर वर्ड्स it will lead to the elimination of all forms of human alienation and contradictions between human essence and existence for the all-round development of human as person or individual। तो आप समझते हैं क्या बोला। मार्क्स कहते हैं कि कम्युनिज्म विल लीड टू मैन रिटर्न टू हिमसेल्फ। कम्युनिज्म में जब सोसाइटी में एक्सेप्ट करी जाएगी तो क्या होगा, जो ह्यूमन होगा वो रिटर्न करेगा अपने आप की, एक मैन अपने आप को रिटर्न करेगा अपनी खुद की ह्यूमन एसेंस। ह्यूमन एसेंस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, एक जो ह्यूमन की प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका सोशल नेचर, वो अपने आप को उसे रिटर्न करेगा। तो मार्क्स सेज कम्युनिज्म विल लीड टू मैन रिटर्न टू हिमसेल्फ हिज ओन ह्यूमन एसेंस, और इन अदर वर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एलियनेशंस। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एलियनेशन, किस किस चीज़ का एलिमिनेशन होगा, ऑल फॉर्म ऑफ एलियनेशन का, एलियनेशंस का एलिमिनेशन होगा, एंड कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन लॉ एंड एग्जिस्टेंस। इसका कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस। तो किन दो चीज़ों का एलिमिनेशन होगा, वो कहते हैं एलिमिनेशन होगा ऑल फॉर्म्स ऑफ एलियनेशंस का एंड कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस। मतलब एसेंस जो जैसे ह्यूमन को जीना चाहिए और जैसे वो जी रहा है, तो इनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, उनको भी वो एलिमिनेट करेगा, एक आइडियल लाइफ देगा जैसी एक ह्यूमन इंडिविजुअल की होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या कहते हैं, वो अपनी कम्युनिज्म को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि व्हाट इज कम्युनिज्म, दैट व्हेन कम्युनिज्म विल बी एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इट विल लीड to man return to himself his own human essence, or in other words to the elimination of all forms of human alienations। alienation मतलब वही सेपरेट करना जो हमने बताया था, थ्योरी ऑफ एलियनेशन जो मार्क्सिज्म की है। तो उनके ओन वर्ड्स में मैन रिटर्न टू हिमसेल्फ हिज ओन ह्यूमन एसेंस, और इन अदर वर्ड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एलियनेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस। किस चीज़ की एलिमिनेशन होगी, एलियनेशन की एलिमिनेशन होगी, और कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन एसेंस एंड एग्जिस्टेंस इनकी एलिमिनेशन होगी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन एज पर्सन और इंडिविजुअल। इसलिए होगी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, ह्यूमन का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके एज ए पर्सन और इंडिविजुअल। फाइनली इट्स ओवर, मतलब ये लेक्चर खत्म हुआ। फाइनली मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा खत्म हुआ और लेक्चर केम टू एन एंड, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड बीइंग टिल हियर। और अगला वीडियो हम लाएंगे जीएस मिल के हार्म प्रिंसिपल पे, और कोशिश करते हैं जल्दी से ही पूरा चैप्टर खत्म कर दें फटाक से, और फिर हम इक्वालिटी, देन जस्टिस, देन राइट्स, फिर डेमोक्रेसी डील करके पूरा ये जो यूपीटी है सेकंड सेमेस्टर की, यूपीटी का यूपीटी सीडी पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट सेकंड सेमेस्टर की से कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे के वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, और टिल देन गुड बाय।